जय गुरुदेव। आज हम लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 जो 2019 को आयोजित हुई थी उसका व्याख्यात्मक हल करेंगे। तो हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किस लेखक का है? तो आइए विकल्पों पर विचार करते हैं। तो पहला विकल्प है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो, और उनका जो सारा काव्य है वो समन्वय की विराट चेष्टा है। फिर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन पर विचार करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी बाबा के विषय में लिखा है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर तुलसी बाबा ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। ठीक। फिर हम आगे विचार करते हैं। तो गियर्सन का कथन है कि बुद्धदेव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास थे। तो इन तीन विद्वानों का कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही यदि हम बात करें तो तुलसीदास जी को नाभादास ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भक्तमाल में कलिकाल का वाल्मीकि कहा है, और इसके साथ ही भक्ति काल का सुमेरु कहा है। दो चीज़ें आती हैं कि नाभादास ने क्या कहा है। तो नाभादास ने तुलसी जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है, और उसके साथ ही उन्हें भक्ति काल का सुमेरु भी कहा है। भक्ति काल का सुमेरु भी कहा है। एक स्मिथ करके विद्वान थे, उन्होंने कहा कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसको बताया? तुलसीदास को। स्मिथ ने क्या बताया कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कौन है? वह तुलसीदास है। ठीक। रामविलास शर्मा तुलसीदास को जातीय कवि के रूप में देखते हैं। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल इन्हें अनुप्रास का बादशाह कहते हैं। और उदय भानु सिंह हैं, डॉक्टर उदय भानु सिंह इन्हें उत्प्रेक्षा का बादशाह कहते हैं। ये सारी बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इनको हम फिर से देखेंगे कि कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो कलिकाल का वाल्मीकि इन्हें नाभादास ने कहा। भक्ति काल का सुमेरु किसने कहा? तो वह भी नाभादास ने कहा। एक स्मिथ नामक विद्वान हुए जिन्होंने इन्हें मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा, और रामविलास शर्मा ने इन्हें जातीय कवि कहा। बच्चन सिंह, ध्यान दीजिए, बच्चन सिंह इन रूपकों का बादशाह कहते हैं। वहीं आचार्य शुक्ल जी इन्हें अनुप्रास का बादशाह कहते हैं, और डॉक्टर उदय भानु सिंह इन्हें उत्प्रेक्षा का बादशाह कहते हैं। तो इन सारे तथ्यों को हमने देखा। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है। पहला विकल्प है कि भूषण मतिराम बिहारी देव, मतिराम भूषण बिहारी देव, बिहारी मतिराम भूषण देव, बिहारी भूषण मतिराम देव। तो हम इन विकल्पों पर विचार करते हैं तो हमें सबसे पहले यह ज्ञात होता है कि जो बिहारी थे, बिहारी का जन्म कब हुआ? तो बिहारी जी का जन्म हुआ 1565 में। बिहारी रीत सिद्ध धारा के प्रमुख कवि। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सस्सई के लिए प्रसिद्ध, अत्यंत महत्वपूर्ण इनकी रचना, और इसी एक रचना से यह हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हुए। फिर जब हम आगे देखते हैं कथन को, तो भूषण का समय कब आता है? तो भूषण का समय है
भूषण का समय है 1613 ईस्वी। कब है? भूषण का समय कितना है? 1613 ईस्वी में है। मतीराम का समय कितना है? मतीराम का समय 1617 ईस्वी है। ठीक। यदि हम बात करें तो मतीराम सिंह रीतिकाल के ऐसे कवि हैं जो लगभग 5-6 राजाओं के आश्रित थे। यदि हम बात करें मतीराम, सबसे पहले तो भाव सिंह का नाम आता है सामने कि उनके भी समकालीन थे मतीराम। जहांगीर के भी समकालीन थे, भोगनाथ के भी समकालीन थे, ज्ञानचंद्र के भी समकालीन थे और स्वरूप सिंह बुंदेला इनके भी समकालीन थे। फिर हम देखते हैं कि सबसे अंतिम में जन्म होता है कि देव जी का। देव का जन्म है 1673 ईस्वी। इनकी रचना है भाव विलास, शब्द रसायन, सुख सागर, तरंग। कौन कौन सी रचना है इनकी? भाव विलास, शब्द रसायन, सुख सागर, तरंग। अगर हम बिहारी की रचना की बात करें तो बिहारी सस्य एकमात्र रचना। भूषण की रचना की बात करें तो शिवराज भूषण, शिवा बामनी, छत्रसाल दशक। मतीराम की रचना की बात करें तो ललित ललाम, रसराज, मतीराम सस्सई, अलंकार पंचाशिका, छंदसार। अगर इसमें महत्वपूर्ण इनके रचना के विषय में जाने तो सबसे महत्वपूर्ण रचना इनका ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका और मतीराम सस्सई, जो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इस दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए अब हम अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? हमारे सामने पहला विकल्प है कि राजा लक्ष्मण सिंह, सदासुख लाल, निषाद, भारतेंदु, इंसाल्लाह खान। तो हमें ये पता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम अगर हम देखें कि मौलिक रूप से किसका ग्रंथ है तो कालिदास का है। कालिदास का ग्रंथ है। लेकिन अगर इसका खड़ी बोली में अनुवाद किसी ने किया, ये हमसे प्रश्न में पूछता है, तो हम इसका उत्तर लगाएंगे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह। अच्छा, इसमें अगर शिव प्रसाद सितारे हिंद विकल्प में दे दिया जाए तो ये प्रश्न थोड़ा और भी गूढ़ हो जाता है, थोड़ा और भी अपना महत्व प्रदर्शित करने लगता है। तो आइए हम बात करते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। राजा लक्ष्मण सिंह आगरा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? आगरा के रहने वाले थे। इन्होंने आगरा से प्रजा हितैषी पत्र निकाला। ध्यान दीजिएगा, प्रजा हितैषी पत्र कहाँ से निकला? आगरा से निकला। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूत का अनुवाद सरस एवं विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। न केवल अभिज्ञान शाकुंतलम का बल्कि रघुवंशम का भी, मेघदूतम का भी अनुवाद विशुद्ध हिंदी में किसने प्रकाशित किया, अनुवादित किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। कहना है कि रघुवंशम के गद्य अनुवाद के प्राक्तन में राजा लक्ष्मण सिंह ने भाषा के संबंध में लिखा है। ये कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। क्या कह रहे हैं? कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। ये किसके गद्यानुवाद के प्राक्तन में राजा लक्ष्मण सिंह लिखते हैं? तो हमारे ये जो है रघुवंशम के प्राक्तन में लिखते हैं कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। आइए अब हम अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत बंधु पत्रिका का संपादन किसने किया? ठीक, भारत बंधु पत्रिका का संपादन किसने किया? तो पहला विकल्प हमारे सामने आता है कि तोताराम, सदानंद ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, बनारसी दास चतुर्वेदी ने। तो हम इस प्रश्न को यहीं से याद करते चलेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सारे प्रश्नों को याद करते हुए चला जाए और उन्हें समझते हुए चला जाए। तो ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कि भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था। ठीक, पहले विकल्प में हमारे सामने तोताराम आते हैं,
सदानंद जी आते हैं, प्रताप नारायण मिश्र आते हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी आते हैं। तो भारत बंधु पत्रिका का संपादन किसने किया? तोताराम ने किया। किसने किया? तोताराम ने किया। कब किया, ये प्रश्न उठता है। तो 1874 ईस्वी में किया। तोताराम जी इसके संपादक थे। आइए कुछ और महत्वपूर्ण पत्रिकाओं को पढ़ते हैं कि सार सुधा निधि किसका है? सदानंद मिश्र का है। सार सुधा निधि सदानंद मिश्र का है। ब्राह्मण पत्रिका हमें ज्ञात है कि किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है। और इसी पत्रिका के लिए इन्होंने कहा था कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। पीजीटी 2013 का यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह कथन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कब है? 1880 में है। विशाल भारत पत्रिका की बात करें तो विशाल भारत पत्रिका बनारसी दास चतुर्वेदी का है। बनारसी दास चतुर्वेदी का है। ये चारों ही पत्रिकाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनका फिर से रिवीजन करते हैं कि भारत बंधु पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ और इसके संपादक कौन थे। तो भारत बंधु पत्रिका का संपादन 1874 में हुआ और इसके संपादन तोताराम थे। सार सुधा निधि का 1879 में, इसके संपादक कौन थे? सदानंद मिश्र थे। अगर हम ब्राह्मण पत्रिका की बात करें तो 1880 ईस्वी में प्रकाशन हुआ और इसके संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र थे। और प्रताप नारायण मिश्र ने इस पत्रिका को चलाने के लिए दक्षिणा मांगा था। और जो 2013 में एक प्रश्न बनकर आता है कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। हमारे सामने आता है विशाल भारत पत्रिका। विशाल भारत पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है 1928 है और इसको प्रकाशित किसने किया? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। अब देखिए, हिंदी साहित्य में जो हिंदी लेखक हैं उन्होंने जो काव्य की परिभाषा दी, उससे लगभग एक प्रश्न हमारे परीक्षा में रहते हैं। तो एक प्रश्न आप देख सकते हैं कि कह रहे हैं कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। ठीक, यह परिभाषा किसकी है? ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परीक्षा में कई बार आ चुका है। यह प्रश्न परीक्षा में कई बार आ चुका है कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। ठीक, जो साहित्य है वो क्या है? जो जनसमूह है उसके हृदय का विकास है। पूछता है कि यह परिभाषा किसकी है। ठीक, तो यह परिभाषा एक विकल्प हमारे सामने आता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, बालकृष्ण भट्ट का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो हम देखते हैं कि यह प्रश्न यह काव्य लक्षण किसने दिया? तो यह काव्य लक्षण बालकृष्ण भट्ट ने दिया। बालकृष्ण भट्ट ने दिया। आगे हम देखें कि किन किन विद्वानों ने काव्य लक्षण को किस प्रकार परिभाषित किया है। देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने कहा क्या? बालकृष्ण भट्ट ने कह दिया कि साहित्य जनसमूह के हृदय का क्या है? विकास है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। ठीक, महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम क्या है? साहित्य है। जो ज्ञान राशि है उसका संचित कोश का नाम साहित्य है। आपको ध्यान होगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक और महत्वपूर्ण परिभाषा है कि अंतःकरण के वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ठीक, कविता को परिभाषित करते हैं कि अंतःकरण के वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है? कविता है। ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य लक्षण है। और इसके बाद जब हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्पष्ट कहा क्या कि भैया मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। क्या हूँ? मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से कौन देख रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। साहित्य को जनसमूह के हृदय का विकास कौन बता रहा है? बालकृष्ण भट्ट जी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम कविता कौन बता रहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और निज भाषा उन्नति है, सब उन्नत को मूल, ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अब देखिए, छायावाद से संबंधित एक परिभाषा। छायावाद आधुनिक काल का एक महत्वपूर्ण युग
और वहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो यहाँ भी प्रश्न बना है, उस प्रश्न का अध्ययन करते हैं। कह रहे हैं क्या कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन किसका है? क्या पूछ रहे हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन किसका है? पहला विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र जी, जो कि गलत हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो हम देखते हैं कि ये प्रसिद्ध छायावाद की उत्पत्ति के विषय में कौन बताता है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। तो ये सही हो गया कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। आइए हम पढ़ते हैं कि भिन्न भिन्न विद्वानों ने छायावाद को किस रूप में परिभाषित किया है। तो सबसे पहले राम कुमार वर्मा की परिभाषा जो हमारी परीक्षा में आया था कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। तो इसे हम लोगों ने पढ़ लिया है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की परिभाषा है। अच्छा, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नगेंद्र ने जो छायावाद के विषय में कहा है वो लगभग पहली पंक्ति अगर हम देखें तो थोड़ी मिलती जुलती है। ठीक, तो इसे हम थोड़ी गंभीरता से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम नगेंद्र की परिभाषा देखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र की। तो डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि छायावाद क्या है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने बताया? डॉक्टर नगेंद्र ने। अब हम आते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा की परिभाषा। डॉक्टर रामविलास शर्मा की परिभाषा, जो एक प्रख्यात मार्क्सवादी आलोचक थे, और आपको ध्यान होगा कि इन्हें लगभग 3 पुरस्कार मिले। इन्हें साहित्य भी मिला, इन्हें व्यास भी मिला, इन्हें सोवियत लैंड भी मिला। अगर हम देखें इन्हें साहित्य की संरचना पे मिला तो निराला की साहित्य साधना पर इन्हें साहित्य अकादमी मिला। अब हम विचार करें कि इन्हें सोवियत लैंड किस पे मिला, तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद पे इन्हें सोवियत लैंड मिला। व्यास सम्मान किस रचना पे मिली, तो इनकी रचना है कि हिंदी भाषा परिवार, ऐसे करके रचना है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो उस पर इन्हें व्यास सम्मान मिला। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल रामविलास शर्मा कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति क्या है? सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। डॉक्टर नगीन कह रहे हैं कि विद्रोह है। डॉक्टर रामविलास शर्मा उनके विपरीत आके कह रहे हैं कि न, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन क्या है? थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। मतलब समाजवाद, इसमें छायावाद में क्या होता है? छायावाद सूक्ष्म के प्रति, स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह नहीं है, बल्कि क्या है? थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा जो छायावाद के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें ज्ञात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे ही नाम आता है तो हिंदी साहित्य या कोई भी पेपर बनाने वाले लोग या विद्यार्थी के जहन में ये बात अवश्य आती है कि यह कितने महत्वपूर्ण लेखक, और इनकी एक एक पंक्तियों से परीक्षाओं में प्रश्न बने ही बने हैं। तो इस कथन को हम बहुत ही गंभीरता से अध्ययन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। देखिए, इसको पकड़िए कि कह रहे हैं कि छायावाद का जो प्रयोग है हमको 2 अर्थों में समझना है। पहला किसमें? रहस्यवाद के अर्थ में। ठीक। दूसरा, प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। देखिए, या तो सीधे सीधे इस तरह परिभाषा दे देगा, या तो पूछ लेगा कि छायावाद का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्न में से किन 2 अर्थ में किया है। पहला विकल्प बना दे कि रहस्यवाद के अर्थ में, पद्धति विशेष के अर्थ में, ए बी दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही हो जाएगा? छायावाद शब्द का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 2 अर्थों में किया।
पहला यह है कि रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा विकल्प हमारे सामने यह है कि प्रयोग, दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। अब हम अगले प्रश्न पे जाते हैं। आइए देखिए, छायावाद की चर्चा कर रहे थे। छायावाद कितना महत्वपूर्ण है आधुनिक काल में? आप देखिए, एक प्रश्न हम लोगों ने छायावाद की परिभाषा के संदर्भ में देख लिया। अब हमारे सामने एक और आता है प्रश्न कि लेखकों को आरोही क्रम में लगाइए। और प्रश्न पूछता है कि इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही का मतलब क्या है? घटते से बढ़ते के क्रम में। ठीक, तो हम देखते हैं कि पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। तो हम सबसे पहले इन लोगों का जन्म ध्यान में लाते हैं कि कब और कब हुआ। तो सबसे पहले इन लोगों में देखिए, प्रसाद जी का जन्म कब हुआ? तो प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ। 1889 में हुआ। निराला जी का जन्म 1899 में हुआ। 1899 में हुआ। महादेवी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। 1907 ईस्वी में हुआ। और पंत जी का जन्म कब हुआ? पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ। तो हमें सबसे पहले देखिए, हमें विकल्प में ये ढूंढ लेना है कि प्रसाद जी पहले कहाँ हैं। तो प्रसाद जी केवल एक विकल्प में पहले दिए हैं कि प्रसाद। फिर देखिए, निराला का जन्म 1899, पंत जी 1900 ईस्वी में पैदा हुए और महादेवी वर्मा जी 1907 ईस्वी। तो अगर हमें प्रसाद का जन्म वर्ष याद होता, प्रसाद जी का, तो यह प्रश्न आराम से हल किया जा सकता था। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे गलत दिया हुआ है कि प्रसाद जी का जन्म 1890 में। ये गलत है। प्रसाद जी का जन्म कब हुआ? 1889 में हुआ। ठीक, देखिए अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो प्रसाद जी की रचना है उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, छोकोच्छ्वास, वज्रवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक 1913 ईस्वी में, करुणालय, ये इनका गीत नाट्य है। ये इनका क्या है? गीत नाट्य है। गीत नाट्य है। महाराणा का महत्व, झरना, इनका प्रथम छायावादी काव्य संग्रह क्या है? झरना है। आंसू, लहर, कामायनी 1935 ईस्वी। अब हम लोग निराला जी का देखिए, निराला जी का भी जन्म इसमें गलत दिया हुआ है। निराला जी का जन्म कब हुआ? 1899 ईस्वी में हुआ। ठीक, और बंगाल में हुआ। महिषा मेदिनीपुर राज्य था, मुझे जितना ध्यान में आ रहा है। और हम प्रसाद जी का जन्म जानते हैं, कहाँ हुआ? काशी में हुआ। अब देखिए, इनकी रचना कौन कौन सी हैं प्रमुख, उन पर विचार करते हैं। तो अनामिका 1913, ये पुनः भी प्रकाशित हुआ था। परिमल 1930 ईस्वी में। गीतिका 1936। इसका एक बार प्रश्न प्रकाशन वर्ष परीक्षा पूछा था किसी परीक्षा में, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1936 ईस्वी में है। इनका एक काव्य है तुलसीदास नाम से। ठीक, तुलसीदास नाम से, अत्यंत महत्वपूर्ण, 1938 ईस्वी में। देखिए, तुलसीदास नाम से नाटक भी रचे गए। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, संत तुलसीदास किसका नाटक, अगर संत तुलसीदास पूछ ले किसका नाटक है, तो संत तुलसीदास किसका नाटक है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। ठीक, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाटक है। और एक तुलसीदास नाम से भी नाटक रचा गया है, जहाँ तक मुझे ध्यान है वो शायद गोविंद बल्लभ पंत का है। तुलसीदास नामक नाटक जो है गोविंद बल्लभ पंत का है। ठीक, फिर हम आते हैं पंत जी। पंत जी की जो रचनाएं हैं, तो पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ और 1970 में इनका देहावसान हुआ। हम देखते हैं कि उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920 ईस्वी में आया, बीड़ा 1927, पल्लव 1928। पल्लव का प्रकाशन वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुंजन 1932। अच्छा, युगांत, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, रजत शिखर, वाणी, ये सब इनकी क्या है? प्रगतवादी रचनाएं हैं।
फिर हम आते हैं महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। अच्छा, पंत का जन्म शायद उत्तराखंड में हुआ था, उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। और लगभग 80 वर्ष का इनका जीवन काल। 1907 में जन्म होता है, 1987 में मृत्यु होता है। इनकी रचना निहार रश्मि नीरजा सांध्य गीत, ये इनके किस काव्य संग्रह में है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये इनके किस काव्य संग्रह में है। यह इनके यामा काव्य संग्रह में है। अब देखिए आगे जो है, यह भी देखिए छायावाद से ही प्रश्न है। देखिए कितना महत्वपूर्ण, यह भी छायावाद से ही प्रश्न है। मतलब छायावाद कितना महत्वपूर्ण है, आप इस प्रश्न पत्र से अनुमान लगा सकते हैं कि लगातार तीसरा प्रश्न हमें छायावाद से मिल रहा है। क्या क्या कह रहे हैं कि पेट पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लकुटिया टेक पंक्तियों में व्यक्त की गई है। देखिए पहले तो इसे प्रश्न यही बन सकता है, ये किसकी पंक्ति है? ठीक, तो पेट पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लकुटिया टेक। ठीक, इसमें क्या है? निराला जी कह रहे हैं कि पंक्ति में कौन सी भावना व्यक्त हुई? तो पहला विकल्प है कि अतिरूढ़ी की प्रतिक्रिया, पूंजीपतियों के प्रति घृणा, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति, शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। तो निराला जी की एक प्रसिद्ध कविता है भिक्षुक। ठीक, भिक्षुक कविता में वो भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति को चित्रित करते हुए लिखते हैं कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। तो यह पंक्ति तो पहले क्लियर करिए कि निराला जी की है, किस कविता से? भिक्षुक से है। इसमें क्या बताए हैं? भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति। आइए पढ़ते हैं व्याख्या इसकी। कह रहे हैं उपयुक्त पंक्तियां निराला द्वारा रचित भिक्षुक कविता से ली गई हैं। इसमें कवि ने भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति को व्यक्त किया है। कवि निराला को एक भिक्षुक आता हुआ दिखाई देता है। उसकी करुणाजनक स्थिति को देखकर कवि का हृदय वेदना से भर जाता है। वह भिक्षुक इतना दुबला और कमजोर है कि उसका पेट और पीठ मिलकर अर्थात एकदम पिचक कर एक ही प्रतीत हो रहा है। वह अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा है। देखिए एक प्रश्न और हमारे सामने आता है कि कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रगतिवाद से प्रश्न बनता है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि आध्रंद्र प्रगतिवादी कवि नहीं रहा है? तो हमें पता है कि नागार्जुन जी प्रगतिवादी कवि हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगतिवादी कवि हैं, रामविलास शर्मा जी भी प्रगतिवाद में आते हैं। लेकिन नरेंद्र शर्मा जी आधंद्र प्रगतिवादी कवि नहीं है। इसकी व्याख्या में है कि नरेंद्र शर्मा आदरण प्रगतिवादी कवि नहीं है, जबकि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा आदरण प्रगतिवादी कवि हैं। इनके अलावा प्रगतिवादी कवियों में रांगे राघव, ठीक, शिवमंगल सिंह सुमन की एक रचना थी जिसमें इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं वो रचना कौन सी थी? तो इनकी रचना थी कि मिट्टी की बारात पे इन्हें क्या मिला? मिट्टी की बारात पे इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला। त्रिलोचन जी ताप के ताए हुए दिन वाले साहित्य अकादमी, अत्यंत महत्वपूर्ण, का नाम उल्लेखनीय है। अब देखिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अगला प्रश्न प्रयोगवाद से है और अत्यंत महत्वपूर्ण लेखक जिनका संबंध इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रहा है कि पूछ रहे हैं, प्रश्न की डिमांड है कि ठंडा लोहा के रचनाकार हैं। पहला विकल्प है धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, अज्ञेय, नागार्जुन। इसका सही उत्तर है धर्मवीर भारती। यदि हम बात करें तो धर्मवीर भारती का ठंडा लोहा 1952 ईस्वी में सामने आता है। 1952 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। 7 अगस्त वर्ष 1959 ईस्वी में, कनुप्रिया भी 1959 ईस्वी में और अंधा युगन का 1955 ईस्वी में, जो एक गीत नाट्य है जिसमें महाभारत
महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक की बात कही गई है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि धर्मवीर भारती की कौन कौन सी रचना महत्वपूर्ण है और इनके कहानी संग्रह कौन से हैं, उपन्यास कौन सा है, निबंध कौन सा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं। तो इनका जो सारी रचनाएं हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखते हैं कि धर्मवीर भारती जी को सपना अभी भी पर इनको क्या मिलता है? व्यास सम्मान मिलता है। सपना अभी भी पर इनको व्यास सम्मान मिलता है। मुझे सन नहीं याद है, शायद 1994 में मिला था व्यास सम्मान। तो पुरस्कृत लेखक अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इनकी रचना ठंडल हुआ तो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगी। देखिए 1952 में और फिर हम देखते हैं 7 गीत वर्ष, ये कब है? 1959 ईस्वी में है। और कनुप्रिया भी 1959 ईस्वी में है। सपना अभी भी, आधंत भी इन्हीं की रचना है। इनकी कहानी संग्रह की बात करें तो सबसे चर्चित देखिए गुल की बन्नो, जो इम्पोर्टेंट है उसको याद करते चलेंगे। गुल की बन्नो किसकी कहानी है? धर्मवीर भारती की। बंद गली का आखिरी मकान किसकी कहानी है? धर्मवीर भारती का। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चाँद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान और गुल की बन्नो। ठीक। मुर्दों का गांव है 46 में, स्वर्ग और पृथ्वी है। ठीक। मुर्दों का गांव है, वहाँ पे स्वर्ग और पृथ्वी है, चाँद और टूटे हुए लोग हैं, बंद गली का आखिरी मकान है और गुल की बन्नो। ठीक। कौन कौन सी रचना है? पुनः दोहराते हैं आंख बंद करके कि मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चाँद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, गुल की बन्नो। अगर इनके उपन्यासों की बात करें तो गुनाहों का देवता 1949 में अत्यंत महत्वपूर्ण। सूरज का 7वां घोड़ा, सुधा और चंद्र की कहानी इसमें। 11 सपनों का देश, प्रारंभ हुआ समापन। तो देखिए इनकी दो जो चर्चित उपन्यास यही हैं, गुनाहों के देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। लेकिन इसके साथ दो उपन्यास को और हम ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहे हैं 11 सपनों का देश। 11 सपनों का देश कौन देख रहा है? धर्मवीर भारती जी। सपना अभी भी इन्हीं की रचना है और 11 सपनों का देश भी इनका उपन्यास है। प्रारंभ और समापन भी इनका उपन्यास है। फिर हम पढ़ते हैं इनके जो निबंध संग्रह हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण, यह भी परीक्षा में आ चुके हैं। ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी में, पश्यंती, कहनी अनकहनी 1970 ईस्वी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दिता, ये उत्तराखंड के पीजीटी में प्रश्न आया था कि शब्दिता नामक निबंध किसने लिखा। तो इनके निबंध को फिर से दोहराते हैं कि ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहनी अनकहनी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दिता 1997 सबसे अंतिम में शब्दिता नामक निबंध का, कहनी अनकहनी, ठेले पर हिमालय, पश्यंती। तो आज हम केवल 10 प्रश्नों का अध्ययन किए हैं। आगे के वीडियो लेक्चर में और प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और मेरा ये लक्ष्य है कि मैं ज़्यादा प्रश्न ना कराऊँ, लेकिन जितने प्रश्न कराऊँ वो आपको याद हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव।